Hello friends, today we will start social issues PT 365 द टॉपिक इनमें सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ आते हैं। आपने देखा होगा मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि GS1 पेपर होता है और GS2 में भी जो स्कीम्स आती है उससे रिलेटेड गवर्नेंस जो आता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ डेटा रिलेटेड चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपको पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि PT 365 आप सोशल इश्यूज़ की तो पढ़ ही लीजिए। सो वी विल स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें वुमेन एंड चाइल्ड, तो उसमें भी है वुमेन एंड चाइल्ड्स हेल्थ। तो ये कुछ डेटा फैक्ट्स है रिलेटेड जो कि आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो जब भी आप आंसर्स लिखते हो। तो कुछ डेटा देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट आपको पता होगा कि चिल्ड्रन का जो बर्थ होता है, जब बर्थ होता है और उसके एज में जितना भी जब वो डाई होता है, ख़त्म होता है, उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जब चिल्ड्रन जो है जैसे ही उसका जन्म होता है और उसके 5 साल तक, कि वो 5 साल जब तक होता है, 5 साल का ईयर तक होता है, तो उसमें कितने बच्चों की डेथ होती है 5 साल के अंडर 5 साल के एज के अंदर, तो उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो अभी हम देखते हैं कि 1990 में जो थे मेल के 122 थे, फीमेल के 131 थे और ओवरऑल 93 था। पर 2019 में जो है वो कम हो गया है, 34 हो गया है मेल का, फीमेल का 35 हो गया है और ओवरऑल 38 हो गया है। तो 34, 35 एंड 38। ठीक है, तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये होता है। फिर आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो भी 1 साल के अंदर जिन भी बच्चों की डेथ होती है पर 1000 लाइव बर्थ, जितने भी 1000 बच्चे जन्म हो रहे हैं उनमें से जो 1 साल के बच्चे हैं उनकी जो डेथ होती है उन्हें हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो जो है अभी डिक्लाइन हो गया है, 2018 में 32 हो गया है। पहले कितना था? 129 था 1971 में। ओके, लास्ट 10 ईयर्स में IMR जो है वो डिक्लाइन कितना हुआ है? 35% इन रूरल एरियाज़ में हुआ है और 32% अर्बन एरियाज़ में हुआ है। तो डिक्लाइन कहाँ ज़्यादा हुआ है? ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हुआ है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश जो है हाईएस्ट IMR है मध्य प्रदेश का, ठीक है, और नागालैंड का लोवेस्ट IMR है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वहाँ पे ज़्यादा बच्चे ख़त्म होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर स्टेट ऑफ द इंडिया। और नागालैंड में जो है लोवेस्ट, वहाँ पे बहुत कम ही बच्चे ख़त्म होते हैं 1 साल के अंदर, तो नागालैंड का 4 है। ठीक है, नाउ कम टू नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है कि बर्थ के 28 दिन तक कितने बच्चे डेथ हो रहे हैं पर 1000 लाइव बर्थ। जितने भी लाइव बर्थ हो रहे हैं 1000 बच्चों के, उनमें से 28 दिन के अंदर किन बच्चों की डेथ हो रही है, 28 दिन के अंदर जिन जिन बच्चों की डेथ हो रही है उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो 28 डेज़ के अंदर जिनकी भी डेथ हो रही है उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। डिक्लाइन हुआ है ये कहाँ? 1990 से 2019 में कितना हो गया है? 22 हो गया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि मैटरनल मतलब होता है कि मदर की डेथ कैसे, मदर की डेथ होती है चाइल्ड बर्थ जब होता है कभी कभार किसी भी कारणों की वजह से, तो उसको बोलते हैं मैटरनल डेथ। तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो उसमें मैटरनल डेथ कितनी हो रही है वो। तो एज़ पर WHO क्या होता है मैटरनल डेथ? मैटरनल डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका डेथ हो जाता है विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ये क्या हुआ है? डिक्लाइंड हुआ है, 113 हुआ है 2016-18 में से 122 था 2015-17 में, अब कितना हो गया? 113 हो गया है। तो हाईएस्ट MMR कहाँ पे है? आसाम में है। लोवेस्ट कहाँ पे है? ऑब्वियसली केरला। तो केरला के लोग बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, तो केरला जनरली हमेशा ही रहता है न्यूज़ में फर्स्ट इन सब चीज़ों में, विमेन को लेकर और एजुकेशन को लेकर। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो केरला में सबसे कम है और हाईएस्ट कहाँ पे है? आसाम में है। नाउ कम टू एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट। और एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 19 ईयर्स के एज में मतलब 10 साल से 19 साल के बीच में कितने बच्चे ख़त्म हो रहे हैं उनको बोलते हैं एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट। एडोलसेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा डिक्लाइन हुआ है, नियरली कितना है अभी? 40% सिंस 1990 से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है? कितना बर्थ है, कितने नंबर ऑफ पीपल जन्म ले रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, तो वो होता है नंबर ऑफ वो बर्थ रेट। बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन हुआ है 36.9 इन 1971 टू 20.9 इन 2018। रूरल अर्बन जो है डिफरेंशियल वो भी कम हुआ है बर्थ रेट में, क्योंकि क्या होता था कि बर्थ रेट रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते थे, हमेशा हम देखते हैं, और अर्बन एरियाज़ में लोग चिल्ड्रन कम
पैदा करते थे, तो इसके कारण जो है अभी रूरल अर्बन जो है डिफरेंशियल वो भी कम हुआ है कि बर्थ रेट रूरल एरियाज़ में भी कम हुआ है। बिहार जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्थ रेट है, तो ये तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है कि बिहार जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बर्थ रेट है, कितना है 26.2, और अंडमान एंड निकोबार का लोवेस्ट बर्थ रेट है। ओके, देन कम्स टू डेथ रेट। डेथ रेट कितना, नंबर ऑफ कितने परसेंट डेथ हो रहे हैं पर 1000 पीपल पर ईयर, तो डेक्लाइन डेथ रेट भी डेक्लाइन हुआ है 6.2 इन 2018 फ्रॉम 14.9 इन 1971, और छत्तीसगढ़ जो है हाईएस्ट डेथ रेट में है एट 8, एंड दिल्ली जो है उसका रेट 3.3 है। फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ, नंबर ऑफ मेल बर्थ कितने हो रहे हैं पर फीमेल बर्थ, मतलब जितनी भी फीमेल बर्थ हो रही है, जितने भी मेल बर्थ हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में फीमेल बर्थ कितनी हो रही है, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ भी क्या हुआ है, अभी देखिए यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, ये जो यहाँ से दिख रहा है तो 1112 हुआ है, डिक्लाइन हुआ है 2016-18 में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है विमेन, मतलब आजकल पैदा होते हैं, जन्म होते हैं बच्चे, एक पेरेंट के कितने बच्चे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो रिड्यूस्ड हुआ है कितना, 2.2 इन 2018। हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है उस हिसाब से 2.1 होना चाहिए हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि हम बहुत ही करीब है, हमारे यहाँ भी कितना है 2.2 है टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR जो है ऑफ अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जिसका 2.1 अगर हो जाते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, तो उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ठीक है, TFR लोअर देन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी लीड्स टू डिक्लाइन इन कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, जब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से TFR कम हो जाएगा तो वो हमारी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होने लगेगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन जन्म ले रहे हैं, जो भी हमारे जो ओल्ड एज पर्सन है वो डेथ हो रही है जिनकी, उनको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो अगर हमारे यहाँ TFR जो है कम हो जाएगा RFL से, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया। देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब होता है कि चिल्ड्रन जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ में जन्म लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ओवर द पास्ट 2 decades प्रपोर्शन ऑफ वुमेन डिलीवरिंग अ चाइल्ड इन हॉस्पिटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 73% हुआ है रूरल इंडिया में, और 37% पॉइंट इन अर्बन एरियाज़ में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन ही हुई हैं कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, हर चीज़ डिक्लाइन हुई है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, 5 साल के अंदर जितने बच्चों की डेथ होती है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जितने जो है 1 साल के अंदर जिनकी डेथ होती है। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, जिनकी 28 डेज़ के अंदर होती है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ होती है। एडोलसेंट मोर्टालिटी रेट 10 से 19 साल, एंड बर्थ रेट, डेथ रेट एंड दिस। ठीक है, तो दिस इज द फैक्ट्स एंड डेटा रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। सो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको डेटा कोट करेंगे तो आपको एविडेंस, मतलब एज इन जब भी आप आंसर लिखते हैं तो बिना एविडेंस के कोई भी आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं। तो जब भी आप डेटा लिखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, तो इसलिए डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स कम टू द स्कीम्स। तो सबसे पहले है सेफ मदरहुड एश्योरेंस स्कीम, दैट इज़ कॉल्ड सुमन स्कीम। ये किसकी है? सबसे पहले उसकी मिनिस्ट्री याद होनी चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। तो सबसे पहले आपको यही याद होना चाहिए, जनरली मिनिस्ट्री पूछता है। तो सुमन स्कीम किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। डोंट कन्फ्यूज इट विथ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है क्यों लॉन्च किया है कि जो भी हमारी मैटरनल डेथ हो रही है उनको बिल्कुल ही ज़ीरो करना, और जो भी न्यू बॉर्न डेथ हो रही है, जो भी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी डेथ हो रही है उनको भी बिल्कुल ज़ीरो करना, उनको भी प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव इसीलिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंदर हम क्या देंगे? वुमेन जो है उनको फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स देंगे, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है 6 मंथ तक आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उनके बाद 6 मंथ तक उनको हम फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को। अदर फीचर्स क्या क्या हैं इस स्कीम के अंदर? ज़ीरो एक्सपेंस डिलीवरी, जो भी सी सेक्शन आपका होता है, सी सेक्शन सर्जरी होती है, उसके लिए हम
जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। हम ट्रांसपोर्ट फ्री करवाएंगे, जो भी विमेन होम से लेकर हॉस्पिटल तक ट्रैवल करती हैं उनका फ्री ट्रांसपोर्ट कराएंगे, और ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, पब्लिक है जो भी हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सर्विस डिनाइल नहीं की जाएगी, कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता इस स्कीम के अंदर। तो इसलिए ये स्कीम ये कुछ फीचर्स हैं। फिर सर्विस क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर, 4 एंटीनेटल चेकअप्स होंगे और 1 चेकअप ड्यूरिंग 1 ट्राइमेस्टर, और आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो भी टिटनेस के इंजेक्शन होते हैं ये सब आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट इवेंट। जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अलायंस है विमेन चिल्ड्रन एडोलसेंट की हेल्थ के लिए, जो कि बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं हर कंट्रीज़ के उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाती है, और वो जो है इनिशिएटिव्स लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं फॉर वुमेन चिल्ड्रन हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सुमन इनिशिएटिव। देन कम टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो जनरली एक डेमोग्राफिक सर्वे है जो कि एनुअल एस्टिमेट के किस के निकालता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट और अदर जो फर्टिलिटी रेट होते हैं इन सब का हमको डेटा बताता है। ये जो है कब इनिशिएट किया गया था, 1964 टू 65 में इनिशिएट किया गया था, बट ऑपरेशनल कब हुआ, 1969 टू 70 में हुआ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट क्या है, एसआरएस जो है वो कौन कंडक्ट करता है, और रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो होते हैं वो इसको कंडक्ट करते हैं। वो दोनों किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो है वो किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, और सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे भी यही कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सुमन इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू विमेंस एजुकेशन। तो विमेंस एजुकेशन से भी, हाँ, तो ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल जो है हमारे यहाँ कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है, 48.6% टोटल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में। तो हमारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 14.6% जो है फीमेल्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इन स्टेम मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में 40% ग्रेजुएट्स जो है हमारी विमेन है इंडिया में, एज़ कंपेरिजन टू 35% ऑफ ग्लोबल एवरेज। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है विमेन ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ग्लोबल एवरेज से। अगर देखा जाए ग्लोबल एवरेज में कितना है 35%, और हमारे यहाँ कितना है 40% ऑफ ग्रेजुएट्स आर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, बट हमारी जो विमेन है वो रिसर्च सेक्टर में बहुत ही कम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ओनली 14% ऑफ रिसर्चर्स इन इंडिया आर वुमेन कंपेयर टू 30% ऑफ ग्लोबल एवरेज। ठीक है, ग्लोबल एवरेज से हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं विमेन वो बहुत ही कम है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है फीमेल का हायर एजुकेशन में 26.4% है, एज अगेंस्ट 26.3% ऑफ फॉर बॉयज़। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितनी विमेन जो है पढ़ने जाती हैं उनको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो हमारे यहाँ GER जो है वो बहुत कम है विमेन के लिए। फीमेल्स के लिए 26.4% है, अगेंस्ट द 26.3% ऑफ फॉर बॉयज़। जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो कितना है, 0.92 इन 2014-15 टू 1 इन 2018-19। ठीक है, तो दिस इज़ वुमेन्स एजुकेशन के लिए जो भी डेटा है। नाउ कम टू स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IBM इंडिया ने मिलकर 2 स्कीम लॉन्च की है फॉर द स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विमेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट 2 स्कीम्स कौन कौन सी हैं, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम एंड विज्ञान प्रसार। ठीक है, दोनों किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। और ये जो है कौन से प्लेटफॉर्म से रन की जा रही है, एंगेज विद साइंस प्लेटफॉर्म है उससे, जो कि IBM का प्लेटफॉर्म है, उससे ये दोनों स्कीम्स रन की जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट क्या होता है। ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल इनिशिएटिव है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये किसके लिए लॉन्च किया, विमेन जो एंटरप्रेन्योर के लिए, विमेन को एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और एक इकोसिस्टम बनाने के लिए कि विमेन जाके उस इकोसिस्टम में वर्क कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जो भी बिजनेस है वो भी डेवलप कर सकें। ठीक है, ये किन विमेंस को हेल्प करेगा, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनसे, जो भी हमारी मिडिल एज्ड हाउसवाइफ हैं उन सबको हेल्प करेगा। ये विमेन ये कनेक्ट करेगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ और बायर्स के साथ, सो दैट वो अपना प्रोडक्ट जो है ईजिली बिजनेस में बेच सके और उस सस्टेनेबल, उनका जो एंटरप्राइज है वो सस्टेनेबल हो सके। तो इसलिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू विज्ञान ज्योति स्कीम।
विज्ञान ज्योति स्कीम जो है ये एक प्रोग्राम है, किसको प्रमोट करने के लिए? स्टेम को प्रमोट करने के लिए। स्टेम मतलब वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। गर्ल्स स्टूडेंट जो भी गर्ल्स स्टूडेंट होती है उसमें स्टेम को प्रमोट करने के लिए। ये क्या है, इसका एम क्या है कि जो भी मेरिटोरियस गर्ल्स होती हैं 9th से 12th क्लास तक की जो भी गर्ल्स होती हैं उनको ये बताने के लिए कि वो जो है एज एन अपने जो हायर एजुकेशन में है, टॉप कॉलेजेस में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करें। और जो भी हमारी गर्ल्स जो हैं अदर सेक्टर्स में पढ़ाई करती है तो उनको सबसे ज़्यादा इन सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये क्या है, उसके बाद जो IBM है, IBM के साथ पार्टनरशिप किया है। उसके बाद ये जो है इनिशिएटिव अदर भी स्कूल्स में इन फ्यूचर एक्सपैंड किया जाएगा। ठीक है। जो भी वुमेन टेक एक्सपर्ट हैं, जो भी IBM के अंदर वर्क कर रही हैं, वो जो है रोल मॉडल की तरह परफॉर्म करेगी एज एन गर्ल्स को इंस्पायर करने के लिए कि अपना कैरियर जो है स्टेम के अंदर स्टेम चीज़ें चूज़ करके उसको पढ़ाई करें। ठीक है। तो ये विज्ञान ज्योति स्कीम हो गई। नाउ लेट्स कम टू विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार जो है ये क्या है, ये इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए और जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन में जो भी पढ़ रही हैं उनमें एक इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए कि आप ये सब चीज़ें लेकर पढ़िए जिससे आपको बाद में रिसर्च लेवल में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके, आप रिसर्च में प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए ये विज्ञान प्रसार लॉन्च की गई है। ठीक है। ये दोनों किसके पार्ट है कोलैबोरेशन का? एंगेज विद साइंस इनिशिएटिव जो है IBM का, वो उसका पार्ट है। ये क्या करता है, विल रन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग स्टूडेंट वर्कशॉप, सेमिनार्स, और ये सब चीज़ें वो क्या करेगा, रन करेगी। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स बीइंग टेकन टू प्लग द जेंडर गैप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 आया था, वो उसमें भी विमेन को रिसोर्स सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए ये एक पॉइंट है इसके अंदर। फिर आता है किरण स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो है किसकी स्कीम है? सबसे पहले किरण जो स्कीम है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। इसमें जो है ये जेंडर पैरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाने के लिए लॉन्च की गई है। कि हम देखते हैं कि जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च में जब भी हम देखते हैं तो एज़ कंपैरिजन टू वुमेन हमारे जो मेन काउंटर पार्ट है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये जेंडर पैरिटी लाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसलिए ये लॉन्च की गई है स्कीम। ठीक है। इसके अंदर तीन स्कीम्स आती हैं, तीन स्कीम्स आती हैं। पहली है विमेन साइंटिस्ट स्कीम अंडर किरण, जो कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी विमेन को। अनएम्प्लॉयड जो विमेन है अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन साइंटिस्ट है टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी कि वो जाके एम्प्लॉयमेंट ले और वहाँ से अपना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट कर सके। फिर आते हैं कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन विमेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अंडर किरण जो है ये भी लॉन्च की गई। क्यूरी प्रोग्राम जो है किरण के अंदर लॉन्च की गई। ये ओनली विमेन यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग सपोर्टेड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी विमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेबोरेटरीज प्रोवाइड करेंगे कि विमेन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्ट ले सके। फिर आते हैं मोबिलिटी स्कीम अंडर किरण, जो कि क्या करेगी, जो भी विमेन साइंटिस्ट हैं और जो भी विमेन साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प करेगी कि वो जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी। ठीक है। तो इसलिए मोबिलिटी स्कीम, तो किरण स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंदर आती है? विमेन साइंटिस्ट स्कीम, क्यूरी प्रोग्राम स्कीम एंड मोबिलिटी स्कीम अंडर द किरण। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इंडो US फेलोशिप फॉर वुमेन इन स्टेम। ये भी किस लिए है? इंडियन वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जो भी साइंटिस्ट है टेक्नोलॉजिस्ट है उनको प्रोवाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कि US में जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना जो है जो भी चीज़ें हैं उसमें एनहांसमेंट करें। ठीक है। ये क्या है, जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और US गवर्नमेंट का। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू उड़ान। उड़ान किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है। आप इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा जो उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की है। तो एक उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी लॉन्च की है और ये दूसरी उड़ान है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है। इसमें क्या करना है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको कम करना है गर्ल्स का। ठीक है। इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड साइंस कॉलेजेस। ठीक है। इसलिए उड़ान स्कीम लॉन्च की गई है। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये क्या है, इनिशिएटिव किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है।
ये किस पे फोकस करता है, जो भी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट हैं उनका कैरियर बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। कितने साल तक हेल्प करता है, 55 साल की जब एज तक हो जाए, तो 55 साल के बाद जो भी साइंटिस्ट हैं उनको हेल्प नहीं करेगा। जो भी अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड है अप टू द 55 ईयर्स ऑफ एज, उनको हेल्प करेगा कैरियर बिल्टअप करने में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। गति अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। ये भी क्या वो करेगा, ये भी हेल्प करेगा जेंडर बैलेंस ब्रिंग करने के लिए इन द इंस्टीट्यूशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द स्कीम्स अंडर फॉर द वुमेन, कि वुमेन के डेवलपमेंट के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में कैसे हम वुमेन को एनहांस कर सकते हैं। तो ये स्कीम्स कुछ लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ने। फिर आते हैं एथना स्वान चार्टर। ये क्या है, एक इवैल्यूएशन एक्रीडिएशन प्रोग्राम है जो कि जेंडर इक्विटी ब्रिंग करने के लिए, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब में। ये किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी के अंदर लॉन्च किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने बोरो किया था, यूके से बोरो किया था, जिनका साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क प्रोग्राम है, यूके का प्रोग्राम है, जिससे हमने बोरो किया था। तो इंडिया ने भी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी ये पॉलिसी अपनाई है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये हो गया, तो हमने एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ लिया, वुमेन की एजुकेशन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं और सुमन स्कीम क्या होती है। नाउ लेट्स कम टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन में पहला है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। हमेशा वुमेन के बारे में कहीं एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्यों न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि जो भी इन लॉज है विमेन के, जो भी विमेन के इन लॉज है, भले वो रेंट प्रॉपर्टी में रह रहे हों या खुद की प्रॉपर्टी हो, वो उसमें विमेन को, जो भी डाइवोर्स्ड वुमेन है, उसको भले उसका ऑनरशिप हो या ना हो, आप उसको रहने के लिए घर प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, भले इन लॉज हो, भले उसका हस्बैंड ख़त्म हो गया हो, तो आप उसको घर प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया कि वुमेन हैव द राइट टू रेसिडेंस इन द शेयर्ड हाउस इवन इफ इट वॉज रेंटेड और owned by the in-laws and the husband had no ownership right over it। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोवाइड किया है। नाउ लेट्स कम टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। उसमें आते हैं, ये क्या है, एक सिविल लॉ है जो कि किस पे फोकस करता है, वुमेन को रिलीफ प्रोवाइड करता है। जो भी एग्रीव्ड वुमेन है, जो भी फिजिकल वायलेंस, रेसिडेंस नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए ये सिविल लॉ लॉन्च किया गया है। ये क्या करता है, यूएन का जो कन्वेंशन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो कि इंडिया ने रेटिफाइड किया है, उसको क्या करता है, उसमें जो भी एंशियंस प्रिंसिपल हैं उनको हमने वो सारे चीज़ें इस एक्ट के अंदर लाई हैं, जो कि हमको इसके अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्ट के अंदर क्या डिफाइन किया है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 4 कैटेगरी ऑफ। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप कौन से होते हैं, तो मैरिड वुमेन हो गई, मदर्स हो गई, डॉटर्स हो गए, सिस्टर्स हो गई, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, फैमिली मेम्बर्स लाइक मदर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये हो गया डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस एक्ट के अंदर डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। फिर उसने शेयर्ड हाउस होल्ड भी डिफाइन किया है। शेयर्ड हाउस होल्ड वो क्या होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पे वुमेन किसी भी स्टेज में रहती है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, या तो अकेले रहती है या तो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, और वो उस हाउस, दोनों हाउस को इंक्लूड करता है, जो कि ओन्ड हो, या तो उसके हस्बैंड का ही हो, या फिर रेंटेड हो, जो भी मतलब कोई रेंट पे रह रहे हो, तो उस हाउस में भी वो उसका पूरा वो होता है, ठीक है, रहने के लिए। तो शेयर्ड हाउस होल्ड डिफाइन किया है। फिर एक्ट जो है मार्शल रेप को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, यही बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था जब एक्ट ने एक्सक्लूड किया था मार्शल रेप को। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2018 में, उन्होंने इंक्लूड कर दिया था मार्शल रेप को। ठीक है, देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो भी वुमेन के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें जो है जो भी पर्सन है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन देगा। ठीक है, उनको मेंटेनेंस देगा अगर वो दोनों अलग रह रहे हैं, हाउसिंग भी रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करेगा, और जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेंगे अंडर द एक्ट कि जो भी वुमेन है उसको ये सब मिले, ये सब प्रोटेक्शंस मिले, ये सब सिक्योर हाउसिंग मिले। ठीक है, तो पनिशमेंट जो है इसके अंदर कितनी है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 20,000 ईच ऑफेंडर्स जो है, जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा।
प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड एनजीओ टू हेल्प द वुमेन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड एंड सेफ शेल्टर। ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, कोई भी पर्सन अगर देख रहा है कि वो देख रहा है कि इंटेंट भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस होने वाला है, तो वो सीधे जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस होने वाला है, तो इस चीज़ों के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब एज एन प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी इस एक्ट के अंदर मेंशन है। तो इसलिए ये स्कीम है, इसके कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, एक्ट है। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मेंटेनेंस रूल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत सारे, इसके बाद 2005 के एक्ट के बाद जिसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस भी थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स इशू किए, बहुत सारे जजमेंट दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी डाइवोर्स्ड वाइफ और चिल्ड्रन है उनको एलिमनी और मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी हिंदू मैरिजेस एक्ट के अंदर, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर लैक्यूना थे, उन सबको उन्होंने बिल्कुल जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लैक्यूनास को उन्होंने ख़त्म किया और विमेन को राइट प्रोवाइड किए। फिर अर्लियर इंपॉर्टेंट जजमेंट जो थे, एडल्ट मेल हटा के, जो 2005 के एक्ट में था एडल्ट मेल था, उसको हटा के उन्होंने बोल दिया कि विमेन के अगेंस्ट अगर विमेन भी क्राइम कर रही है तो वो भी एक्यूज्ड की जा सकती है इस एक्ट के अंदर। ठीक है। 2016 का जजमेंट था। फिर उन्होंने मार्शल एब्यूज़ जो हो रहा है विमेन के साथ, उसमें भी सेफगार्ड प्रोवाइड कर दिया। इवन आफ्टर द डाइवोर्स भी अगर आप कर रहे हो फिर भी आपको सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। लिव इन पार्टनर जो है वो भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, जो भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो भी अपने जो भी जिसके साथ भी रह रहे हैं उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। और मेंटेनेंस जो है वो विमेन की जो भी सैलरी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, विमेन की अर्निंग पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये 2019 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है। तो दिस इज़ द एक्ट और उसके प्रोविजंस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या क्या थे। ठीक है। तो ये था। नाउ कम्स टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो हमेशा हम देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट जो है हर जगह ही होता है, चाहे वो पब्लिक इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो। तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस जो एक्ट बनाया 2013 का, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने कंपनीज़ के अंडर, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस एक्ट 2013 जो है वो क्या है, उसके प्रोविजंस क्या हैं वो देख लेते हैं। तो एक्ट ने सबसे पहले डिफाइन किया कि सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में होता क्या क्या है, और उसके लिए उन्होंने रिड्रेसल मैकेनिज्म क्रिएट किए हैं। ठीक है। तो एक्ट क्या कवर करता है? एक्ट कवर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्विड प्रो क्यो, हरासमेंट एंड हॉस्टाइल वर्क हरासमेंट एज फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इफ दे अकर इन कनेक्शन विद एन एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है। तो इसका क्विड प्रो क्यो का मतलब है कि फेवर गिवन टू समथिंग, अगर आप किसी को फेवर दे रहे हो किसी चीज़ के लिए और उसके बाद उसको सेक्सुअली हरास कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर कवर है। ये जो है फॉल्स, अगर कोई लड़की कंप्लेन कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी वो चार्जेस किए जा सकते हैं। ये एक्ट कब एनैक्ट किया था? जब विशाखा गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तब उन्होंने एनैक्ट किया था। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है शी वॉक्स उन्होंने डेवलप किया है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है। तो अब आते हैं इसके अंदर ये एक्ट किस किस सेक्टर्स में इंक्लूडेड होता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में ये जो एक्ट है लाया जाएगा। ऑफिस जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होगी उसको सिविल कोड की पावर होगी और उसमें जो मेंबरशिप होंगे विमेन होगी, NGOs होंगे। ठीक है। और जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो भी उससे 10 मेंबर से कम एम्प्लॉयज़ हैं इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी हैं, उनमें लोकल कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और कलेक्टर होगा। एडिशनल लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी ब्लॉक लेवल पे। तो दिस इज़ द एक्ट, इसके कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है। नाउ कम टू नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स। ये क्या है? जो भी
सेक्स रेप्स होते हैं, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ होते हैं, ये सब उन सब का डेटा ये अपने कंप्राइज करता है और उस हैज़ क्रॉस्ड 1 मिलियन नेम्स, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल डेटाबेस है सेक्सुअल ऑफेंडर्स का कंट्री का, जो कि कौन मेंटेन करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, मेंटेन करता है। ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इससे रिलेटेड डेटा देख सकती हैं, उनके लिए। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक इसमें डेटा नहीं देख सकती। तो ये क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए है। और ये लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है 2018 में, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्ट and this is the provision of the act. So now let's come to fourth topic, which is national consultation of the review of Beijing plus 25, ठीक है। तो अभी 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। बेजिंग डिक्लेरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब ने जो मिल के वो किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अबाउट बेजिंग डिक्लेरेशन एंड द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। तो बेजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो है वो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है विमेन का, जो कि 1995 में हुआ था, बेजिंग में हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने 4 वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है। पहला था मेक्सिको सिटी में हुआ था, सेकंड कोफेनगन में हुआ था, थर्ड जो है नैरोबी में हुआ था। तो जो है बेजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म एक्शन है, ये क्या ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है विमेन के एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, इन 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न। विमेन जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस है इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इसको जो है हर 5 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कौन रिव्यू करता है, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन रिव्यू करती है। ये क्या है, एक जो कि नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। यूएन गवर्नमेंट, जो भी यूएन गवर्नमेंट एनजीओज़ को गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेजिंग डिक्लेरेशन जो है हर 5 साल बाद ये रिव्यू होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये क्या है, फंक्शनल कमीशन किसका है, इकोसॉक का फंक्शनल कमीशन है, जो कि 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए डेडिकेटेड है, जेंडर इक्वालिटी के लिए डेडिकेटेड है। 1996 में इकोसॉक ने एक्सपैंड कर दिया था ये कमीशन। इसका मैंडेट इसमें ये जो है इसको एक्सपैंड करके इसके अंदर ये भी इंक्लूड कर दिया कि जो भी बेजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म पर एक्शन है उसको भी यही इम्प्लीमेंट करेगा, यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडिया जो है अभी इलेक्ट हुआ है 4 साल के लिए, 2021 से 25 के लिए, यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में, ठीक है। तो इंडिया जो है 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है 1992 में, अंडर द किसके अंदर बनी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के अंदर। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि वुमेन के लिए वर्क करे हों, और 5 मेंबर्स होते हैं अदर फील्ड्स के, और मेंबर सेक्रेटरी होता है। सारे मेंबर्स जो हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली मैंडेट क्या होगा, वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी राइट्स हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करना, ठीक है। वुमेन के डे टू डे जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उनको इरेडिकेट करना, टाइम टू टाइम वुमेन को स्टेटस प्रोवाइड करना, ठीक है। वुमेन के राइट्स जो भी वॉयलेट हो रहे हैं उनको फाइंड करना और उनके खिलाफ फाइट करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेशनल कमीशन ऑन वुमेन विच इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। नाउ कम टू यूएन वुमेन। ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कि जेंडर इक्वालिटी के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको ये जो भी वुमेन से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हेल्प करेगी उनको अचीव करने में, तो इसलिए यूएन वुमेन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू चाइल्ड मैरिजेस। तो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है, तो ये क्यों न्यूज़ में है कि जया जातले कमेटी है उन्होंने एक टास्क फोर्स कमेटी है, उन्होंने बोला है कि मिनिमम एज जो है मैरिज गर्ल्स के लिए उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिजेस। तो सबसे पहले आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, अंडर एज मैरिजेस एज वैलिड बट वॉइडेबल, विच मीन्स दैट एन अंडर एज मैरिज इज वैलिड एज लॉन्ग एज द माइनर्स इन्वॉल्व इन मैरिज वांट इट टू रिमेन वैलिड, ठीक है। जो भी माइनर्स इन्वॉल्व है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अंडर एज जो मैरिजेस होती हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, मतलब जिस एज दिया गया है एक्ट के अंदर उससे अगर कम एज में मैरिज होती हैं तब वो मैरिज जो है वैलिड रहेगी, पर वो वॉइडेबल रहेगी, ठीक है। वैलिड क्यों रहेगी, क्योंकि जब तक वो चाइल्ड चाहता है कि हाँ मैं रहना चाहता
चाहता हूँ उस एज में, माइनर्स जो चाहता है तब तक वो वैलिड रहेगी, वरना वो वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। अंडर एज मैरिजेस एज वॉइड और हैविंग नो लीगल वैलिडिटी व्हेन दे इन्वॉल्व ट्रैफिकिंग, एंटाइसमेंट, फ्रॉड और डिसाइड, ठीक है। जब इन सब चीज़ों से इंक्लूडेड होंगी तब वो अंडर एज मैरिजेस जो है वॉइड कहलाई जाएंगी, ठीक है। अलाउज अ माइनर पार्टी टू रिप्यूडिएट द मैरिज और टू हैव इट नलिफाइड राइट अप टू टिल 2 years ऑफ अटेनिंग ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी। जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा तब वो माइनर जो है 2 साल के अंदर अपनी मैरिज को ख़त्म कर सकता है या फिर रख सकता है, जो भी उसका मन करे, ठीक है। नाउ कम टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। ये क्या करता है, सेक्सुअल एक्ट जो है जो आप लड़कियों के साथ होता है 18 साल से नीचे की लड़कियों के साथ, उनको जो है सेक्शन 375 जो है वो पेनलाइज करता है, उनके कंसेंट या उनके बिना कंसेंट के। इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट ने स्ट्रक डाउन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 अलाउइंग नॉन कंसेक्सुअल सेक्स विथ वाइफ ऑफ एज अबव 15 years, ठीक है, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर प्रोटेक्शन पॉस्को एक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है चाइल्ड के खिलाफ उनको प्रिवेंट करता है। फिर आते हैं स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954, ये क्या है, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस के साथ डील करता है। इसमें क्या करना है, जो भी कपल्स हैं जो भी शादी कर रहे हैं अंडर द लॉ, उनको 30 days नोटिस पीरियड देना टू द मैरिज ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैरिज ऑफिसर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के, उनको 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। जो भी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, जो भी कपल्स करना चाह रहे हैं, तो उनको 30 दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा, नोटिस पीरियड देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट के उनको, ठीक है। तो दीज आर द एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिजेस। नाउ कम टू इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस लॉ इन इंडिया। सबसे पहला आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें जो है एज जो है इंक्रीज़ कर दी गई थी सेक्स की 10 to 12 years, ठीक है। तो 1891 में आया था। फिर 1929 में शारदा एक्ट आया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। इसमें मिनिमम एज जो थी गर्ल्स की 14 years कर दी गई थी मैरिज के लिए, और बॉयज़ की 18 years। फिर एक्ट जो है बाद में फिर अमेंड हुआ, तो जिसमें एज चेंज करके 21 एज जो है बॉयज़ के लिए कर दी गई और 18 एज जो है वो गर्ल्स के लिए कर दी गई शारदा एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2006, जिसमें एज लिमिट है 18 जो है गर्ल्स के लिए कर दी गई शादी की एज, और 21 years किसके लिए कर दी गई, बॉयज़ के लिए कर दी गई। तो अभी लोग बोल रहे हैं सॉरी, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि वुमेन, जब इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो वुमेन की एज जो है 18 years क्यों है शादी की, और बॉयज़ की एज जो है 21 years, तो दोनों की एज ही रिवाइज, मतलब गर्ल्स की एज भी रिवाइज करके 21 years कर दी जाए, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया जया जैतले कमेटी जो है रिलेटेड किससे है, चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पैटर्निटी लीव। तो पैटर्निटी लीव जो है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है उन्होंने पैटर्निटी लीव ग्रांट की है इंडियन जो कैप्टन्स हैं उनको। हम देखते हैं मैटर्निटी लीव तो मिल जाता है, पर जो फादर्स होते हैं उनको हमेशा लीव के लिए प्रॉब्लम होती है। तो पैटर्निटी लीव मतलब होता है ये पेड लीव अगर हम फादर्स को दे रहे हैं, एक्सक्लूसिवली फादर्स को दे रहे हैं उनके चाइल्ड बर्थ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं पैटर्निटी लीव, ठीक है। और मैटर्निटी लीव ऑब्वियसली मदर्स को जो भी दे रहे हैं, मदर्स को जो भी हम पेड छुट्टी दे रहे हैं उसको बोलते हैं मैटर्निटी लीव। तो प्रोविजंस जो है इंडिया में पैटर्निटी लीव के लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं है इंडिया में पैटर्निटी लीव के लिए, बट मैटर्निटी लीव के लिए मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 बना हुआ है, ठीक है। बट पैटर्निटी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो देते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज रूल्स क्या बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जिनके भी दो बच्चों से कम चिल्ड्रन, मतलब दो से कम है, उनको 15 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाती है, ठीक है। और वो अडॉप्ट कर रहे हैं चाइल्ड तब भी दी जाएगी, ठीक है। और ये जो
जो पेड लीव है वो अप टू 6 मंथ तक वो अपने चाइल्ड जब भी अप टू 6 मंथ तक जब भी डिलीवरी होती है कभी भी ये 15 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी ऐसा मैंडेट नहीं प्रोवाइड करते हैं फॉर पैटर्निटी लीव्स, बट सर्टन प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जो है वो देते हैं, जैसे कि अभी जोमेटो ने स्टार्ट किया है देना पैटर्निटी, जोमेटो ने स्टार्ट किया है। तो ये हो गया पैटर्निटी लीव। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ मैटर्निटी लीव। तो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2017 जो है ये किन किन एम्प्लॉयज़ पे किन किन एस्टेब्लिशमेंट पे लगता है, जो भी एम्प्लॉयज़ 10 और 10 से ज़्यादा पीपल को एम्प्लॉय कर रही हूँ, विमेन को एम्प्लॉय कर रही हूँ, पीपल को एम्प्लॉय कर रही हूँ, तो उन पे लगता है। ठीक है, ये किस लिए, पहले 2 चाइल्ड जो सर्वाइविंग चाइल्ड होते हैं, पहले 2 बच्चे होते हैं, उनको 26 वीक्स की छुट्टी दी जाएगी पहले 2 चाइल्ड के लिए, और जो भी उसके बाद जो बच्चे होंगे तीसरा या फिर एडॉप्शन होगा उनमें 12 वीक्स की छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, तो और ये जो है तभी छुट्टी दी जाएगी जब वुमेन जो है एटलीस्ट 80 डेज जो है वर्क कर रही हो इन पास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, एक साल में कम से कम 80 दिन वो काम करी हो, तभी वो उन पे एलिजिबल होगा। ठीक है, और एक्ट जो है मैंडेटरी बोलता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको एजुकेट करो रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड ऑल, तो इन सब के लिए उनको एजुकेट करो। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड ये पैटर्निटी लीव। नाउ लेट्स कम टू मेंस्ट्रुअल लीव। जोमेटो ने अभी अनाउंस किया है कि न्यू पेड पीरियड लीव देंगे किसके लिए, किसको, एम्प्लॉयज़ को। अभी स्टेट ऑफ बिहार ने 2 एक्स्ट्रा डे कैजुअल लीव दी है पर मंथ, किसको, वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सिंस जो भी मेंस्ट्रुअल लीव दी है किसके लिए, जब भी वुमेन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से जब गुजर रही हो तो उनको 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। फिर आते हैं मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2017 जो है, जो कि लोकसभा में टेबल्ड हुआ था 2018 में पर पास नहीं हुआ। उसमें भी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी एवरी मंथ। ठीक है, जो भी वुमेन वर्क कर रही हैं। फिर आते हैं चाइल्ड केयर लीव। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, वुमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं और सिंगल मेल पेरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो भी जिनके भी 2 चिल्ड्रन हैं या 2 से कम चिल्ड्रन हैं उनको कितना 2 साल की एग्रीगेट चाइल्ड केयर लीव देना। ठीक है, 730 डेज। तो उसमें क्या होगा, जब भी 2 साल की देना तो 1 साल जो छुट्टी होती है फर्स्ट 365 डेज में उनको फुल पेमेंट दी जाएगी, फुल सैलरी दी जाएगी। बट जो सेकेंड ईयर होता है उसमें 80% सैलरी दी जाएगी इन नेक्स्ट 365 डेज। CCL जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी अवेल कर सकते हैं फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, जो भी डिसेबल्ड चाइल्ड हैं किसी भी एज में। ठीक है, दिस कुड बी अवेल्ड एनी टाइम बिफोर द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 18। तो 18 साल से पहले जब भी आप छुट्टी लेना चाहते हो तो वो 2 साल की छुट्टी लिया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव जो है वो 6 पे कमीशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले वो सिर्फ वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए थी, बट उसके बाद वो सिंगल मेल पेरेंट को भी, एम्प्लॉयज़ को भी एनहांस की गई है इन 7th पे कमीशन। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो CCL लीव किसको दे सकते हैं, सिंगल मेल सर्विस पर्सनल जो होते हैं उनको भी दिया जा सकता है। तो चाइल्ड केयर लीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इनको कितने दिन की छुट्टी मिलती है, 730 डेज, मतलब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। नाउ कम टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन 182 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कन्वेंशन 182 इस किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो कन्वेंशन नंबर 182 जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 का है, 1999 है, जिसमें क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। ये पहला कन्वेंशन है जो यूनिवर्सली पूरे हर कंट्री ने रेटिफाइड कर दिया है। ठीक है, 187 कंट्रीज़ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ILO की, उन सब ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक ट्रिपराइट UN एजेंसी है। ट्रिपराइट मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं, तीनों मेंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपराइट UN एजेंसी। 1919 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इंडिया जो है इसका फाउंडर है, ILO का फाउंडर मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया ने ILO के 8 कन्वेंशन में से 6 कन्वेंशन साइन किए हैं, 2 कन्वेंशन साइन नहीं किए हैं। तो आप 2 कन्वेंशन याद कर लीजिए, जैसे कि ऑप्शन आए तो एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो। तो पहला है नंबर 87, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, 1948 इंडिया ने साइन नहीं किया है। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है कन्वेंशन, उसको भी इंडिया ने साइन नहीं किया है। तो 2 कन्वेंशन इंडिया ने नहीं साइन किया है, बाकी 6 कन्वेंशन इंडिया ने साइन किए हैं। नाउ कम टू अबाउट ILO कन्वेंशन नंबर 182। ये क्या करता है, जो वर्स्ट फॉर्म
फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर होता है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको पूरी तरह एंड करता है, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया। किस फॉर्म, कितने कितने फॉर्म्स की स्लेवरी होती हैं उन सबको ये प्रोहिबिट करता है। प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, इन सबको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि ये सब चीज़ें ना हो। ये क्या है, वन ऑफ द ILO's 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है, ठीक है, जो कि कब अडॉप्ट किया था, जिनेवा में 1999 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये होगा ILO कन्वेंशन। नाउ कम्स टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर डिफरेंट एक्ट्स। तो पॉस्को एक्ट के अंदर आप ये एज याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पॉस्को एक्ट के अंदर 18 साल से जो नीचे हैं उन बच्चों को कंसीडर किया जाता है। चाइल्ड लेबर में चिल्ड्रन किसको कंसीडर किया जाता है, तो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 16 साल से जो नीचे बच्चे हैं, और फैक्ट्रीज एक्ट में जो 15 साल से नीचे बच्चे हैं उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू स्टेटस ऑफ चाइल्ड लेबर। स्टेटस ऑफ चाइल्ड लेबर आप देख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ से 7.3% एंड 10.1 मिलियन चिल्ड्रन जो है इंडिया में चाइल्ड लेबर परफॉर्म करे। टोटल 152 मिलियन चिल्ड्रन इन चाइल्ड लेबर, ठीक है। 80% जो है वो रूरल एरियाज़ में चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, और 20% जो है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। चिल्ड्रन हैविंग बिटवीन 14 to 17 ईयर्स इंगेज इन हजार्डियस वर्क में 14 से 17 साल के बच्चे कितना अकाउंट कर रहे हैं, 62.8%, ठीक है। और मैक्सिमम चाइल्ड लेबर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है चाइल्ड लेबर, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो दिस इज़ द डेटा रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। नाउ कम टू अबाउट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें कुछ प्रोविजंस है इस एक्ट के अंदर। तो इस एक्ट में क्या बोला जाता है, जो भी चिल्ड्रन है हर ऑक्यूपेशन में, भले वो हजार्डियस हो नॉन हजार्डियस हो, उसमें अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो सब चीज़ें प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये क्या करता है, फाइन इम्पोज करता है जो भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय कर रहे हैं एज इन सब चीज़ों में। ये क्या है, फैमिली जो भी चाइल्ड है वो अपने फैमिली और फैमिली एंटरप्राइजेस में वर्क कर सकता है, बट अपने स्कूल आवर्स के बाद, ठीक है। स्कूल उसकी मिस नहीं होनी चाहिए, स्कूल में उसको पढ़ने के बाद वो अपने फैमिली को हेल्प कर सकता है, और ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकता है। इन्होंने एक न्यू कैटेगरी एडोलसेंट की क्रिएट की है 14 से 18 साल तक। 14 से 18 साल तक जो है वो नॉन हजार्डियस ऑक्यूपेशन में वर्क कर सकते हैं, बट हजार्डियस ऑक्यूपेशन में वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट। नाउ कम टू नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, जो कि क्या करती है, सारे फॉर्म्स हैं चाइल्ड लेबर के उनको एलिमिनेट करेगी, ठीक है। और चाइल्ड लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कि वो जो है ट्रेन हो सके, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेगी, तो ये सब चीज़ें करेगी। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ होंगी, सेटअप की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका चेयरमैन कौन होगा, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो कि क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन देखेगा कैसा हो रहा है प्रोजेक्ट का। और चिल्ड्रन जो है 9 से 14 साल के जो भी हैं उनको इन जो भी काम कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ में उनको विड्रॉ करवाएगी वहाँ से, और उनको NCLP के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नाउ कम टू इंडियाज़ एफर्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39E एंड आर्टिकल 23, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा कौन कौन से चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो 24, 39 एंड 23, ठीक है। 24 एंड 23 फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड आर्टिकल 39E इज़ DPSP, ओके। नाउ कम टू इंडियाज़ एफर्ट, नाउ कम टू लेजिस्लेशन। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चिल्ड्रन एक्ट 2000 जो है ये क्या करता है, ये इट इज़ अ क्राइम एंड पनिशेबल विद अ प्रिजन टर्म फॉर एनीवन टू प्रोक्योर और एम्प्लॉय चाइल्ड इन एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में अगर चाइल्ड को आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसको ये प्रोहिबिट करता है, और उसमें पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। फिर आते हैं राइट टू फ्री एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर आते हैं चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट एंड रेगुलेशन 2016। फिर माइंस एक्ट आता है, जो भी चिल्ड्रन 18 साल से नीचे हैं उनको प्रोहिबिट करना है एम्प्लॉयमेंट में, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में। फैक्ट्री एक्ट है 1948, जो भी 14 साल से नीचे बच्चे हैं उनको वो जॉब नहीं कर सकते हैं हजार्डियस और फैक्ट्रीज़ में, तो ये है फैक्ट्रीज एक्ट। फिर आते हैं स्कीम्स जो है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, जो कि मैंने ऊपर आपको समझा दिया। फिर पेंसिल पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया गया है इस इनिशिएटिव को। ये जो स्कीम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया है।
ठीक है, तो ये हो गया चाइल्ड ख़त्म। नाउ कम टू वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जो हम देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, जो भी हमारे मेन पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करके बाहर जा रहे हैं, तो वुमेन जो है एग्रीकल्चर फील्ड में इंक्रीज़ हो रही है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वुमेन जो है कितना अकाउंट करती हैं एग्रीकल्चर में, 32% अकाउंट करती हैं। एज़ पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 फीमेल ऑपरेशनल होल्डिंग इंक्रीज टू 14.0% इन 2015-16 से 12 जो कि 12.8% था 2010-11 में। तो इसके कारण क्या है, फीमेल का जो है एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन वो इंक्रीज़ हो रहा है इन सब चीज़ों के कारण। ठीक है, और इससे विमेन को फ़ायदा क्या होगा कि बेनिफिट क्या होगा कि उनकी ऑनरशिप बढ़ेगी। ऑब्वियसली जो भी लैंड है उनके ऑनरशिप होगा, उनके न्यूट्रिशन को हेल्प करेगी, जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनको हेल्प करेगी, तो इन सब चीज़ों में ये हेल्प करेगी विमेन को। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। सबसे पहले आते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो सशक्तिकरण परियोजना इस स्कीम किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये क्या करेगी, विमेन को एम्पावर करेगी, उनमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करवाएगी कि विमेन जो है उनके पार्टिसिपेशन और उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फिर आते हैं ICAR की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर जो है, ये पहली इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में खोली गई फॉर द जेंडर रिलेटेड रिसर्च इन एग्रीकल्चर। फिर एडिशनल सपोर्ट दिया गया एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, इंटीग्रेटेड स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। Important reports. Women and trade, the role of trade in promoting women equality. ये किसने लॉन्च किया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। अदर अदर इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं वर्ल्ड बैंक की, वो कौन कौन सी है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू और वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है ये विमेन को क्वांटिफाई करेगी, जो भी विमेन जो है ट्रेड से अफेक्टेड हो रही हैं। ठीक है, उसके कारण उनको ये क्वांटिफाई करेगी कि कितनी वुमेन्स हैं। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं SDG जेंडर इंडेक्स। SDG जेंडर इंडेक्स जो है वो किसने डेवलप की है, इक्वल मेजर्स 2030 ने डेवलप की है। किसके लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए। इंडिया का रैंक कितना है, 95 था अमंग द 129 कंट्रीज़ में। और ये जो है 17 SDG गोल्स हैं उनमें से 14 SDG गोल्स को मेजर करती है। ठीक है, फिर लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसकी है, यूनिसेफ की है, UN चिल्ड्रंस फंड की है। ये क्या करती है, जो भी जो भी डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन है वो रिस्क फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको देखती है और उनको उनके लिए अर्जेंट एक्शन लेती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है 2019 में कितना हुआ है, 55 मिलियन हुआ है। और कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस जो है वो की कॉजेज़ है फॉर चिल्ड्रन के डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, नाउ कम टू इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेंस ट्रेड सेंटर जो है वो कहाँ पे खुला है, केरला में खुला है, जो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ पे खुला है, और केरला में खुला है। फिर आते हैं कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज जो है, माई गवर्नमेंट विथ यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है, ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करना है, वुमेन को एनकरेज करना है कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमको प्रोवाइड करें हमको कोविड-19 को टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज। नाउ कम टू सुप्रीम कोर्ट इश्यूज मिरर ऑर्डर इन चाइल्ड कस्टडी केस। तो सबसे पहले ये कस्टडी केस क्या था पहले वो देख लेते हैं कि जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ की कि जो भी कस्टडी होगी चाइल्ड की वो फादर को दी जाए, जो भी जिसके फादर हैं जो कि केन्या में रहते हैं और मदर जो है इंडिया में रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी जो है फादर को दे दी और उन्होंने फादर को ऑर्डर किया कि आप मिरर इमेज जाके मिरर ऑर्डर जो है फ्रॉम कहाँ के कोर्ट से ले लीजिए, केन्या के कोर्ट से ले लीजिए। ठीक है, तो मिरर ऑर्डर क्या है, एक्सिलरी एंड ऑक्सिलरी कैरेक्टर का होता है, जो कि
जो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कंट्री में ऑर्डर दिया है तो उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कि दूसरी कंट्री में अगर कोई मेंबर रह रहा है तो दूसरी कंट्री का भी कोर्ट वो ऑर्डर दे दे, एज इन सेम मिरर ऑर्डर दे दे जो भी हमारे कोर्ट के दिया कि आपका ये है, तो दोनों कंट्रीज़ में जो है कोई भी पर्सन जो है वो प्रोटेक्टेड रह सके, तो दैट इज़ कॉल्ड मिरर इमेज। ठीक है, तो ये जो है ये किस लिए पास की जाती है? एंश्योर दैट कोर्ट ऑफ द कंट्री वेयर द चाइल्ड इज़ बीइंग शिफ्टेड, जहाँ पे भी चाइल्ड शिफ्ट किया गया है वहाँ के कोर्ट को ये अरेंजमेंट पता हो और वहाँ का कोर्ट भी चाइल्ड को प्रोटेक्शन दे, सेफगार्ड दे। ठीक है, सेफगार्ड दे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है केन्या में रहते हैं इसलिए उनको सेफगार्ड दे। तो मिरर इमेज जो है वो हम जो है हेग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट और इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन 1980 में अप्लाई नहीं करता। ये क्या करता है, जो भी चिल्ड्रन है, जो भी चिल्ड्रन है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के कारण अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, एब्डक्शन हो रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है, तो इसलिए ये कन्वेंशन लॉन्च किया गया। इंडिया और केन्या सिग्नेटरी नहीं है, दैट्स वाई इंडिया और केन्या जो है ये मिरर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिरर ऑर्डर हेग कन्वेंशन से कंप्लाई नहीं करता है। तो मिरर ऑर्डर क्यों दिया जाता है? जब कोई भी कोर्ट हमारे यहाँ कोई ऑर्डर देता है तो वो बोलता है कि सेम ऑर्डर जो है उस पर्सन को बोलता है कि आप सेम ऑर्डर जाके दूसरे कंट्री के कोर्ट से ले लीजिए, जैसे कि आपको वहाँ भी प्रोटेक्शन मिल सके और यहाँ भी प्रोटेक्शन मिल सके। तो दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट टॉपिक ऑफ सोशल इशूज़। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक्स. If you have problems, just comment me on the comment section. Thank you so much.